कल्पना कीजिए एक भूमि जो सदियों से कहानियां कहती आई हैं, जिसकी मिट्टी ने न जाने कितने साम्राज्य बनते और बिगड़ते देखे हैं। एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में गहराई से उकेरा गया है, फलस्तीन। आज इस नाम के साथ जुड़ा है एक ऐसा सवाल जो दुनिया के सबसे जटिल राजनीतिक पहेली भरे सवालों में से एक है। क्या फलस्तीन को वाकई एक राष्ट्र के तौर पे मान्यता मिल पाएगी, और अगर हाँ, तो इस इतिहास निर्माता देश का नेतृत्व कौन करेगा? आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो इस सवाल सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें, उनके संघर्षों, उनकी बेपनाह कुर्बानियों की दास्तान है। हाल ही के दिनों में इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। वो देश जो सालों से इजराइल के मजबूत सहयोगी माने जाते थे, वो भी अब फलस्तीन की ओर देखने लगे हैं। उसे एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की बात करने लगे हैं। क्या यह सिर्फ कागजों पर एक नाम जुड़ना भर है, या फिर यह एक सदियों पुराने घाव पर मरहम लगाने की एक सच्ची कोशिश है? तो आज इस पड़ताल में हम इतिहास की परतों को खंगाल रहे हैं, वर्तमान की जटिलताओं को समझ रहे हैं और भविष्य की धुंधली तस्वीर को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी गाथा से रूबरू हो रहे हैं जहां उम्मीद और हताशा, पहचान और गुमनामी, संघर्ष और अनिश्चितता का एक जटिल ताना बाना बुना गया है। जी हाँ, फलस्तीन और इजराइल भारत में चर्चा का विषय रहते हैं। एक पक्ष इजराइल का समर्थक, एक फलस्तीन का। तो हाल ही में लंदन में एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जहां फलस्तीनी राजनयिक हुसम जोमलोट को चैथम हाउस थिंक टैंक ने आमंत्रित किया। और उसी वक्त न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भी कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को चौंका दिया। बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस समेत अन्य कई देशों ने एक साथ आकर फलस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का संकल्प लिया है। अब डॉक्टर जोमलोट इसे एक अहम पल बताते हैं। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क में आप जो देखेंगे वह दो राष्ट्र समाधान को लागू करने की आखिरी कोशिश हो सकती है, और इस कोशिश को असफल न होने दी। सोचिए, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो पारंपरिक रूप से इजराइल के सबसे मजबूत साथी रहे हैं, आज वो भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, मध्य पूर्व में बढ़ते भयावह हालात के मद्देनजर हम शांति और दो राष्ट्र की समाधान की संभावना के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब है एक सुरक्षित इसराइल के साथ एक सक्षम फलस्तीन। और फिलहाल हमारे पास दोनों में से कोई भी नहीं है। 150 से अधिक देश पहले ही फलस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन अब ब्रिटेन और कई अन्य देशों का इसमें शामिल होना, खास करके फ्रांस भी, तो ये एक बड़ा अहम माना जा रहा है। और एक पूर्व फलस्तीनी अधिकारी जेवियर अबू ईद तो कहते हैं कि दुनिया में फलस्तीन की स्थिति कभी इतनी मजबूत नहीं रही जितनी अब है। दुनिया फलस्तीन के लिए एकजुट हो रही है। लेकिन ठहरिए, क्या ये सब इतना आसान है? दुनिया एकजुट है, ये तो ठीक है, लेकिन अब भी कई पेचीदा सवाल बने हुए हैं। मसलन फलस्तीन वास्तव में क्या है, और क्या वह कोई ऐसा देश है जिसे मान्यता की जरूरत भी है? तो 1933 के मोंतेवेदियो कन्वेंशन में एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता के लिए चार मानदंड निर्धारित किए गए थे। एक पहला है कि भाई चार मानदंड हो गए तो एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। अब उसमें से फलस्तीन दो का दावा कर सकता है। पहला, एक तो स्थायी आबादी, हालांकि गजा में जो जारी युद्ध है वो इसे गंभीर खतरे में डाल रहा है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की क्षमता, और जिसका सबूत डॉक्टर जॉमलोट खुद है। लेकिन यहीं पर इस कहानी में मोड़ होता है। फलस्तीन जो है वो परिभाषित क्षेत्र की शर्त पूरी नहीं करता। इसकी सीमाओं पर कोई समझौता न होने और कोई वास्तविक शांति प्रक्रिया न होने के कारण निश्चित रूप से समझना मुश्किल है कि फलस्तीन से मतलब क्या है। क्या है फलस्तीन मतलब? आपकी सीमाएं तय नहीं है, स्थायी आबादी का कुछ नहीं है। तो कुल मिला के फलस्तीनियों की नजर से देखें तो उनका राष्ट्र तीन हिस्सों से मिलकर बनता है: पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी। इन सभी पे 1967 के 6 दिनों की जंग में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक और गजा पट्टी को इजराइल ने अपनी आजादी के साथ ही 1948 से भौगोलिक रूप से अलग अलग थलग कर रखा है। अब वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और यहूदियों की मौजूदगी का मतलब है कि 1990 के दशक में ओस्लो समझौते के बाद, नॉर्वे की राजधानी, वहां एक समझौता हुआ 1990 में कि फलस्तीनी अथॉरिटी केवल 40% इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है। और 1967 से लेकर अब तक बस्तियों के विस्तार ने वेस्ट बैंक को धीरे धीरे खत्म किया और तेजी से एक बंटी हुई
राजनीतिक और आर्थिक इकाई के रूप में बदल गई। इसी बीच यरूशलेम, ईस्ट यरूशलेम, जिसे फलस्तीनी अपनी राजधानी मानते हैं, वह यहूदी बस्तियों से घिर चुका है, जिससे शहर धीरे-धीरे वेस्ट बैंक से कट गया है और गाजा, उसकी स्थिति तो और भी बदतर रही। अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों के बाद शुरू हुई जंग को लगभग 2 साल हो चुके हैं और इस दौरान गजा का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। कल्पना कीजिए, एक राष्ट्र जो भौगोलिक रूप से इतना बिखरा हुआ हो, जिसका अपना कोई परिभाषित क्षेत्र नहीं हो, क्या उसे पहचान मिल सकती है या पहचान दी जानी चाहिए, एक बड़ी समस्या है। तो फ़लस्तीन के लिए इन समस्याओं के अलावा मोंतेविदेओ कन्वेंशन की जिसकी बात की अपने, उसके अनुसार संयुक्त स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता के लिए एक चौथा मानदंड भी, वो चौथा मानदंड है कि चलो ठीक है, आपके पास परिभाषित क्षेत्र नहीं है, आपके पास अस्थायी संख्या या आपको इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो तीनों, और चौथा है कि उचित तरीके से काम करने वाली सरकार, और यही शर्त फ़लस्तीनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमें एक नए नेतृत्व की जरूरत है। वी वांट अ न्यू लीडरशिप। ये आवाज फलस्तीन के प्रत्येक कोने में आज गूंज रही है। साल 1994 में इजराइल और फलस्तीनी मुक्ति संगठन यानी पीएलओ के बीच में हुए समझौते के बाद फलस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण बना और इसने गजा और वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों पर आंशिक रूप से नियंत्रण का काम किया। लेकिन फिर आया 2007 का वो खूनी संघर्ष, जब हमास और पीएलओ के मुख्य गुट फतह के बीच में एक दरार पड़ जाती है। तब से गजा और वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों पर दो प्रतिद्वंदी सरकारों का शासन है। गजा में हमास है और वेस्ट बैंक में इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त फलस्तीनी अथॉरिटी है, जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास है, महमूद अब्बास। तो यह 77 साल की भौगोलिक दूरी और 18 साल के राजनीतिक विभाजन की स्थिति के बीच वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में दूरी बढ़ने के लिहाज से एक लंबा समय है। और इस दौरान फलस्तीनी जो है वो राजनीति जड़ हो चुकी है, जिससे ज्यादातर फलस्तीनियों का अपनी लीडरशिप पे भरोसा उठ चुका है। उन्हें किसी भी तरह के समाधान या राष्ट्र का दर्जा मिलने की आस रह ही नहीं गई। अब सोचिए कि वहां आखिरी राष्ट्रपति और पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2006 में हुए, आज 19 साल पहले। यानी 36 साल से कम उम्र के किसी भी फलस्तीनी ने वेस्ट बैंक या गाजा में कभी वोट ही नहीं दिया, उन्हें पता ही नहीं। तो बड़ी चीज है कि इतने लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ तो सरकार वाली बात कहां से आएगी। तो नए नेतृत्व की जरूरत फलस्तीन को है, जैसा हम शुरू से कह रहे हैं। तो अक्टूबर 2023 में गजा में जब जंग शुरू हुई, उसके बाद यह मुद्दा और गंभीर हुआ। हजारों फलस्तीनियों की मौत होती है वेस्ट बैंक में। महमूद अब्बास की फलस्तीनी अथॉरिटी की भूमिका लगभग एक मजबूर दर्शक जैसी है, जो कुछ भी नहीं कर पा रही। तो नेतृत्व के स्तर पे यह तनाव कई सालों से चला आ रहा है। जब पीएलओ के अध्यक्ष यासर अराफात निर्वासन से लौटकर फलस्तीनी अथॉरिटी का नेतृत्व करने आए, तो स्थानीय फलस्तीनी नेता ज्यादातर किनारे कर दिए गए। अराफात के बाहरी लोगों के दबंग तरीके से अंदरूनी लोग नाराज हो गए। वो बाहर वाले लोग, अंदरूनी लोग, ये अक्सर पॉलिटिक्स में होता भी है। तो अराफात के जो करीबी दायरे में भ्रष्टाचार की अफवाहें उड़ी, उसने फलस्तीनी अथॉरिटी की छवि को और नुकसान पहुंचाया। लेकिन अहम बात यह रही कि नई बनी फलस्तीनी अथॉरिटी वेस्ट बैंक में इजराइल के लगातार बढ़ते कब्जे को रोकने में नाकाम रही। वह स्वतंत्रता या संप्रभुता का वादा भी पूरा नहीं कर सकी, जो अराफात ने दिसंबर 1993 में व्हाइट हाउस के लॉन में उस ऐतिहासिक क्षण में पेश किया था, जब उन्होंने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री जैक रॉबिन से हाथ मिलाया था। और इसके बाद के साल राजनीतिक विकास के लिए अनुकूल नहीं रहे। इसमें शांति की असफल पहल, यहूदी बस्तियों का लगातार विस्तार, दोनों पक्षों के उग्रवादियों की हिंसा और इजराइल की राजनीति का दक्षिण पंथ की ओर झुकाव तथा 2007 में हमास और फतह के बीच हुई हिंसक फूट का असर हावी रहा। और सामान्य परिस्थितियों में नए नेता भी आते, नई पीढ़ियां भी लीडरशिप के लिए आती, लेकिन यहाँ ऐसा लगभग नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि अब फलस्तीनी इतने छोटे छोटे हिस्सों में बंट चुके हैं कि उनके खुद के हिस्से कुछ आ नहीं रहा। तो अ, नए नेताओं का उभरना और एकजुट होना लगभग असंभव सा लगता है। अब एक और शख्स उभरे हैं जिनका नाम लेना जरूरी है, मरवान बरगूती। वेस्ट बैंक में जन्मे पले बड़े बरगूती 15 साल की उम्र में फतह से जुड़ते हैं, जो अराफात के नेतृत्व वाला पीएलओ गुट है।
और दूसरे फ़लस्तीनी विद्रोह के दौरान बरगुती एक लोकप्रिय नेता बन के सामने आए हैं, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर ऐसे हमलों की साजिश का आरोप लगा जिसमें 5 इजरायली मारे गए थे। हालांकि उन्होंने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन बरगुती बीते 23 साल से इजराइल की जेल में बंद है। फिर भी जब फ़लस्तीनी संभावित भावी नेताओं की बात करते हैं, तो अक्सर ये चर्चा उस व्यक्ति पे ठहर जाती है, जो बीते 23 सालों से जेल में बंद है। हाल ही में वेस्ट बैंक स्थित फ़लस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च ने एक जनमत भी करवाया है और इसमें पाया कि फ़लस्तीनी 50% फ़लस्तीनी जो मरवान बरगूती को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो इस लिहाज से बरगूती जो है वो मौजूदा राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहीं आगे हैं, जो 2005 से इस पद पे आनंद ले रहे हैं। और फतह का एक वरिष्ठ सदस्य होने के बाद जिसका हमास के साथ एक लंबे समय से टकराव है, बरगुती का नाम उस राजनीतिक कैदियों की लिस्ट में प्रमुख रूप से माना जाता है जिन्हें हमास इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले छोड़ने की मांग कर सकता है। लेकिन इजरायल ने फिलहाल ऐसी इच्छा जताई नहीं है। अब इस साल अगस्त में एक वीडियो सामने आया जिसमें 66 साल के बरगुती बेहद कमजोर और बीमार हालत में दिखी। 43 साल की जवानी भरी उम्र में उस व्यक्ति को जेल में डाला जाता है। 23 साल से जेल में है वो। और कमजोर और बीमार बरगुती को इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्तेमार बेगमीर ताना मारते नजर आते हैं। यह बरगुती को कई साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। एक देश का संभावित भविष्य जेल की सलाखों के पीछे कमजोर होता हुआ। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का फलस्तीन को लेकर विरोध बिल्कुल साफ है। गजा युद्ध से पहले भी यह जग जाहिर था। फरवरी 2024 में उन्होंने कहा था, सबको पता है कि दशकों तक मैंने ही फलस्तीन की स्थापना को रोका क्योंकि वह हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल देगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलस्तीनी प्राधिकरण से गजा का नियंत्रण दोबारा संभालने की अपील की गई है, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि गजा के भविष्य के शासन में पीए यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी की कोई भूमिका नहीं होगी। उनका तर्क है, अब्बास ने 7 अक्टूबर के हमास हमलों की निंदा नहीं की। अगस्त में इजराइल ने बस्तियों की एक योजना को अंतिम मंजूरी दी, जिसमें ईस्ट यरूशलेम को वेस्ट बैंक से अलग किया जा सके। इसके तहत 3400 घरों की योजना को मंजूरी मिली। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने तो यहां तक कह दिया कि यह योजना फ़लस्तीनी राज्य के विचार को ही खत्म कर देगी, क्योंकि मान्यता देने के लिए कुछ है भी नहीं और मान्यता देने वाला भी कोई नहीं है। तो फ़लस्तीनी इतिहासकार याजिद सईद भी कहते हैं कि ये कोई नई स्थिति नहीं है। आप महान फरिश्ते माइकल को भी धरती पे उतार कर फ़लस्तीनी प्राधिकरण का प्रमुख बना दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं जिसमें कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं है और ऐसा लंबे समय से हो रहा है। तो एक बात तय है इन सब पूरे जद्दोजहद पूरे प्रकरण में कि अगर फ़लस्तीन को राष्ट्र के तौर पे मान्यता मिलती है, तो उसे हमास नहीं चलाएगा। जुलाई में फ्रांस और सऊदी अरब की ओर से आयोजित 3 दिनों के सम्मेलन के अंत में तैयार किए गए एक घोषणा पत्र में कहा गया कि हमास को गजा में अपना शासन खत्म करना होगा और हथियार फ़लस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने होंगे। अब इस न्यूयॉर्क घोषणा को सभी अरब देशों ने समर्थन दिया और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 142 सदस्य देशों ने इसे मंजूरी भी दी। और हमास का भी कहना है कि वह गजा का नियंत्रण स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की प्रशासनिक इकाई को सौंपने के लिए तैयार है। तो सवाल यह है कि अब फ़लस्तीन को मान्यता देने का महत्व क्या है? बरगुती जेल में हैं, अब्बास लगभग 90 साल के हो रहे हैं, हमास कमज़ोर हो चुका है और वेस्ट बैंक बिखरा हुआ है। ये साफ है कि फ़लस्तीन के पास न तो मज़बूत नेतृत्व है और न ही एकजुटता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बेकार है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये देश ऐसा कर क्यों रहे हैं और उनका मकसद क्या है? और क्या ये प्रतीकात्मक मान्यता ही काफ़ी होगी? सवाल ये है कि क्या एक ठोस प्रगति तक पहुँचा जा सकता है, ताकि संयुक्त राष्ट्र का महासंघ जो है वो केवल मान्यता देने का मंच ना बन के रह जाए। तो अब ब्रिटेन समेत न्यूयॉर्क घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों का यह कहना है कि हम फ़लस्तीन के मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के ठोस कदम उठाएँगे। ब्रिटेन के अधिकारी घोषणा के संदर्भ में जो है वो गाज़ा और वेस्ट बैंक को एकजुट करने, फ़लस्तीनी प्राधिकरण के लिए समर्थन, फ़लस्तीनी चुनाव कराने, गाज़ा के लिए अरब पुनर्निर्माण योजना जैसे कदम उठाए जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी रुकावटें और ये इनको पता भी। तो इज़राइल इसका सख्त विरोध करता रहा है
और उसने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों या पूरे क्षेत्र को औपचारिक रूप से अपने में मिलाने की धमकी दी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात आनी भी पड़ती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे पे नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा इस मामले में मेरी प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से असहमति है। अगस्त में अमेरिका ने दर्जनों फलस्तीनी अधिकारियों के वीजा रद्द करने या उन्हें वीजा देने से मना करने जैसा एक अननेचुरल कदम उठाया जो संयुक्त राष्ट्र के अपने नियमों का संभावित उल्लंघन था। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पास फलस्तीन को मान्यता देने के मामले में वीटो का अधिकार है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी गजा को अमेरिकी नियंत्रण में लेने वाली योजना के प्रति समर्पित लगते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में फलस्तीनी प्राधिकरण का कोई जिक्र नहीं है। इसमें केवल संशोधित फलस्तीनी स्वशासन की बात कही गई है। साथ ही गजा और वेस्ट बैंक के बीच संबंध का भी जिक्र नहीं। अब गजा का भविष्य शायद न्यूयॉर्क घोषणा, ट्रंप की योजना और अरब पुनर्निर्माण योजना के बीच कहीं हो सकता है। ये सभी योजनाएं अलग-अलग तरीकों से पिछले 2 सालों में गजा पर आई तबाही से कुछ बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो भी रास्ता निकलेगा उससे सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि फ़लस्तीन और उसका नेतृत्व कैसा होगा, कौन होगा? और बड़ी चीज़ है राष्ट्र के तौर पे मान्यता देने के मुद्दे की बजाय वहाँ हत्याएँ कैसे रुकेगी? बड़ा सवाल है। तो कुल मिला के एक बड़ी बात करें तो वो ये है कि क्या ये सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर भर की दौड़ है? ये इतिहास के एक नए मोड़ की शुरुआत है। फ़लस्तीन एक नाम, एक पहचान जो आज भी अपनी ज़मीन, अपने नेतृत्व और अपनी एकजुटता के लिए तरस रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे मान्यता दे रहा है, लेकिन अंदरूनी दरारें और बाहरी विरोध इस यात्रा को और भी कठिन बना रहे हैं। ये सिर्फ एक राष्ट्र की कहानी नहीं बल्कि मानव अस्तित्व के संघर्ष की कहानी है जहां पहचान की तलाश में अनगिनत जिंदगियां दांव पर लगी हैं। एक ऐसा सच जहां शब्दों की गूंज से ज्यादा दिलों की चीखें मायने रखती हैं। एक ऐसा भविष्य जहां आज भी खून और आंसुओं के साए में धुंधलापन नजर आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि फलस्तीन को मान्यता मिलेगी या नहीं, बल्कि यह है कि क्या दुनिया इस प्राचीन भूमि पर शांति और न्याय का एक स्थायी अध्याय लिख पाएगी। क्या इतिहास का चक्र फिर एक नए अध्याय की ओर मुड़ रहा है या यह सिर्फ एक और अधूरी गाथा बनकर रह जाएगी। इस गहन मंथन और अनसुलझे सवालों के बाद बीच में हम आपको छोड़ते हैं इस सोचने के लिए कि इंसानियत की कसौटी पर हम खड़े कहाँ हैं। और इस जटिल इतिहास और वर्तमान को समझने की ये यात्रा जारी रहेगी। आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।